Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT classes chapter 7 Weavers, Iron Smelter and Factory Owner अर्थात बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरीके से बुनकर जो होते थे यानी कि वीवर्स, लोहा बनाने वाले अर्थात यानी कि आयरन स्मेल्टर और फैक्ट्री मालिक यानी कि फैक्ट्री ओनर, तो व्यापार को लेते हुए उनके ऊपर व्यापार के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो इस चैप्टर के माध्यम से आज हम ये सभी टॉपिक टू टॉपिक चर्चाएं करेंगे। ऑलराइट, तो सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ये चित्र देख पा रहे होंगे जो कि 17वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज़ों का है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, उस समय 17वीं सदी में व्यापार को लेकर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो साधन था, सबसे अच्छा साधन समुद्री जहाज़ों के द्वारा ही था। और जो व्यापार मतलब पहले प्राचीन समय में यानी कि 17वीं सदी में किया जाता था, तो इसी तरीके से मतलब उसको प्रमुखता मिली हुई थी। परंतु आज जैसा कि आप देख पाते होंगे कि वर्तमान समय में आज व्यापार करने के लिए यानी कि व्यापार को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए किसी वस्तु को आज कई सारे साधन हमारे पास हैं। पहला साधन तो यही है कि हवाई यात्राओं के द्वारा हम अपने वस्तुओं को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा साधन हमारे पास हैं। परंतु उस समय जो प्रमुख साधन हुआ करते थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के, तो समुद्री जहाज़ों यानी कि समुद्री रास्तों के द्वारा ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के सबसे बेहतरीन साधन उस समय हुआ करते थे। तो देखते हैं कि क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। तो देखिए, तो भारत में कौन सी दिशा में? पश्चिमी यानी कि पश्चिमी तट में एक गुजरात यानी कि गुजरात राज्य में कौन सा स्थित है? सूरत। और हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापारिक जो एक तरीके से थे उस समय महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक हुआ थे। ऑलराइट, डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह की इस्तेमाल करने लगे थे। तो देखिए कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल करने लगे थे? डच और ब्रिटिशर्स। ऑलराइट, तो 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व अब गिरने लगा था। वो क्यों गिरने लगा था? क्योंकि डच और ब्रिटिश व्यापारियों के अधिक यूज़ करने की वजह से यानी कि बंदरगाह को इस्तेमाल करने की वजह से इस बंदरगाह का जो महत्व था वो एक तरीके से गिरने लगा था। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या कुछ हुआ था। तो देखिए, तो इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहे का व इस्पात उद्योग, इस्पात एक धातु होती है, जैसा कि आपने कभी साइंस की पुस्तक में भी पढ़ा होगा, वैसे मैं आपको बताता हूँ। इस्पात एक ऐसी धातु होती है जिसे हम स्टील के रूप से भी जानते हैं। तो स्टील को एक जो रूप होता है वो इस्पात होता है। ऑलराइट, वैसे ये लोहे से ही बनाया जाता है, पर लोहे को एक तरीके से फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जाता है इस्पात का। ऑलराइट, तो इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरों और उद्योगों की दशा क्या थी। तो देखिए, तो आधुनिक विश्व में यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग महत्वपूर्ण थे। ऑलराइट, तो सूती कपड़े के मशीनरी उत्पादन से ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया गया। तो ब्रिटेन को सबसे प्रमुख क्या बना दिया गया था उस समय? औद्योगिक राष्ट्र। तो यानी कि इंडस्ट्रियल नेशंस के नाम से सबसे पहला जो नाम आता था वो एक तरीके से ब्रिटेन का ही नाम आया करता था। ऑलराइट, तो 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। तो देखिए, यहाँ से हमारे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख तो ये बनता है कि सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र 1850 के दशक में कौन सा था? तो देखिए, ब्रिटेन उस समय सबसे औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। फिर 1850 के दशक में जब इसका एक तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ गया यानी कि लोहा और इस्पात का जो उद्योग था वो इसका पनपने लगा, तो ब्रिटेन को दुनिया का यानी कि ग्लोबल लेवल पर अब इसको कारखाना कहा जाने लगा। तो यानी कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का कारखाना के नाम से
कौन सी देश को जाना जाता है? तो देखिए उस समय 1850 में दुनिया के कारखाने के नाम से ब्रिटेन को जाना जाता था। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय के उपनिवेशीकरण ने गहरा संबंध था। आपने जैसे कि अध्याय 2 में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो व्यापार के रास्ते यानी कि व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। तो रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर उसने कब्जा किया था और किस तरीके से व्यापार का जो स्ट्रक्चर था वो बदलता गया था समय समय पर। यानी कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार करने के लिए आई, तो जैसे कि आपको पता ही है, तो बंगाल में सबसे पहले ये आई थी, फिर धीरे धीरे से इसने अपनी एक तरीके से जो प्रेसिडेंसी है तो एमसीबी को बना दी थी। तो एमसीबी आपको पता ही होगा, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी याद करने की कि प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, ये तीनों प्रमुख प्रेसिडेंसी के रूप में उस समय जानी जाती थी। तो देखिए, तो 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या खरीदती थी? भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेचती थी। तो कहाँ कहाँ पर वो बेचती थी? इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेचती थी। वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे थे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह से असर पड़े, इस अध्याय में हम ये सभी तमाम बातें देखेंगे। तो देखिए, जब भारत में मशीनी युग आया, यानी कि एक तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड जो था यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि औद्योगिक क्रांति से एक तरीके से मशीनी युग जिसे हम कहते हैं उस समय वो शुरू हो जाता है। और मशीनी युग आने के बाद ये समझ लीजिए कि उद्योग के रूप में एक नई क्रांति आती है जिसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें हुआ क्या था कि जो यानी कि जिस वस्तु को बनाने में एक तरीके से सालों लग जाया करते थे या महीनों लग जाया करते थे, अब उस वस्तु को बनाने में कुछ महीने में ही या कुछ दिनों में ही या कुछ घंटों में ही उस चीज़ को बना दिया जाता था, वो भी मशीनों के द्वारा। तो किस तरीके से बनाया जाता था? तो जब बनाया जाता था उस वस्तु को, तो उस वस्तु का आयात भी बढ़ने लगा और निर्यात भी बढ़ने लगा। तो आयात निर्यात जब एक दूसरे देश के साथ बढ़ा तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने यानी कि वैश्वीकरण ने एक तरीके से अपना इंक्रीजेशन दिखाया, यानी कि जो वैश्वीकरण था वो अब बढ़ गया था दो देशों के बीच में। ऑलराइट, तो अब इससे क्या क्या हुआ, तो अब ये चीज़ हम देखते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, तो इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। तो देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश की है, तो आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। तो देखिए, कपड़ा का उत्पादन जो था वो भारत में प्रमुख उत्पादन माना जाता है। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला उत्पाद यानी कि भारत में व्यापार किया था, तो वो कपड़ों को लेकर ही व्यापार किया था। और हमने प्राचीन भारत के इतिहास में भी पढ़ा था कि कपड़ों का जो व्यापार माना जाता था वो सबसे प्रमुख व्यापार के रूप में माना जाता था। तो अब देखते हैं कि बंगाल पर जब अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी तरह दुनिया में अलग कपड़े उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसे आते था, तो भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। कब? जब मतलब 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीके से अपना परचम भारत में नहीं लहराया था। तो देखिए, तो दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया ने इन कपड़ों का भारी व्यापार था। तो 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। तो इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। तो ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। ऑलराइट, तो देखिए किस तरीके से मतलब भारतीय कला को एक तरीके से ऊंचा दर्जा उस समय भी दिया गया था। तो जैसे कि आप चित्र 2 में देख पा रहे होंगे, तो ये पटोला बुनाई जो है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी, जैसे कि आप चित्र 2 में देख पा रहे होंगे। तो देखिए, तो पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पटोला, पहला तो आता है कि पटोला किससे संबंधित है। तो देखिए, बुनाई से संबंधित है, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पटोला बुनाई कौन कौन से क्षेत्र में हुआ करती थी।
तो सूरत, अहमदाबाद और पाटन। या ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पटोला जो बुनाई है वो एक तरीके से कौन से क्षेत्र में नहीं हुआ करती थी। तो देखिए, तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, सूरत, अहमदाबाद और पाटन। इन तीनों में पटोला जो थी वो बुनाई हुआ करती थी। अब देखिए, तो इंडोनेशिया में इस बुनाई को भारी बाजार था, यानी कि इंडोनेशिया में इसे अधिक से अधिक पसंद करा जाने लगा था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। तो देखिए, तो इंडोनेशिया में कौन सी जो बुनाई थी वो वहाँ के स्थानीय बुनाई यानी कि स्थानीय परंपराओं का हिस्सा बन गई थी। तो पटोला बुनाई इंडोनेशिया की एक तरीके से स्थानीय बुनाई की परंपरा बन गई थी। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए, तो शब्दों में इतिहास छिपा है, तो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, तो वर्ड्स टेल इन हिस्ट्रीज। तो देखिए, तो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मौसल शहर से अरब के व्यापारियों के पास देखा था। तो देखिए, तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के, यानी कि जो मौजूदा यानी कि जिसे हम वर्तमान इराक के रूप में जानते हैं, इराक ने आपने देश का नाम सुना होगा, तो उसके मौसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। तो यूरोप के हमने देखा था। ऑलराइट, तो इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन अर्थात मखमल कहने लगे। तो देखिए, तो मसलिन जो शब्द है वो किससे संबंधित है, एक तरीके से कपड़े से, या अगर मखमल दे दिया जाए तो आपका मखमल भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया, मखमल। तो आपने भी सुना होगा मखमल का कपड़ा। तो एक तरीके से मखमल का जो कपड़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ऑलराइट, और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से महंगा भी होता है। तो जल्दी ये सब जो था वो प्रचलित होने लगा था। और मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली यानी कि पोर्टुगीज़ भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। कहाँ पर डेरा डाला था? कालीकट में। तो यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए और कालीकट से निकलने के बाद सब कैलिको कहने लगे। तो देखिए, किस शब्द को, ये कैलिको शब्द जो है वो किससे संबंधित है? कालीकट से। तो बाद में इस तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। तो देखिए, तो कैलिको शब्द कपड़े से भी आपका संबंधित है और कालीकट से भी, एक तरीके से तट से भी संबंधित है। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों से भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। तो देखिए, तो यूपीएससी में अक्सर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में शब्दावली से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहीं से ही बनते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि ये आपसे पूछ लेगा कि कालीकट किससे संबंधित है और मसलिन किससे संबंधित है, तो ये तो कपड़े की बात है। और इसमें भी अनेक ऐसी शब्दावली हम लोगों को मिलेगी, आपने जियोग्राफी में भी देखी होगी, इकोनॉमिक्स में भी देखी होगी। काफ़ी ज़्यादा ऐसी शब्दावली है जिनसे यूपीएससी 5 क्वेश्चन तो कम से कम पूछता ही है। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो इसमें एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं चित्र 3 में, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। तो वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यानी कि थान, यानी आपने देखा होगा कपड़ों को एक तरीके से, जो कपड़े का एक पूरी तरीके से बंडल सा टाइप से होता है, उसे हम थान कहते हैं कपड़ों का। तो कितने ऑर्डर मिले थे? 5,89,000। ऑलराइट, यानी कि 5,89,000। तो यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो उसको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। तो कितने किस्मों का जिक्र किया गया है? 98। तो यूरोपीय व्यापारी उनसे पीस गुड्स कहते हैं। तो क्या कहा जाता था? पीस गुड्स, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। तो देखिए, तो 20 गज वो लंबा हुआ करता था, यानी कि इतना उसमें मात्रा में कपड़ा हुआ करता था एक तरीके से, और एक तरीके से ये लकड़ी टाइप या किसी पर भी लिपटा होता था, उसे पूरा को थान कहा जाता था। तो इतनी इसकी पैमाइश हुआ करती थी। 20 गज ये लंबा होता था और 1 गज चौड़ा। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे कि अब ये आप चित्र 3 में देख पा रहे होंगे, तो ये चित्र दिया गया है। तो देखिए चित्र 3 में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑर्डर बही का एक पन्ना है जो कि 1730 में सोर्स से लिया गया है।
तो इसमें गौर से देखने पर हम पाएंगे कि किस तरीके से एक एक चीज़ को कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने ज़रूरी, कपड़े मनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब भारत कपड़े के थान लंदन पहुंचाए जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। तो देखिए, तो उस समय आयात निर्यात का काफ़ी लंबा ज़्यादा वो प्रोसेस हुआ करता था, क्योंकि कपड़े का ऑर्डर देने के लिए जब एक देश किसी देश को कपड़े का उस समय ऑर्डर दिया करता था, यानी कि किसी भी चीज़ का ऑर्डर दिया करता था, तो उसे पहले वो बनाया जाता था, क्योंकि बनाने के इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे। फिर भेजने का इतना ज़्यादा संसाधन नहीं था, क्योंकि समुद्री यात्राओं के द्वारा ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अधिकतम उस समय किया जाता था। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखते हैं। तो थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिट्ज यानी कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिट्ज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह शब्द हिंदी के छिट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छिट यानी कि रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है, यानी कि जिसे हम छिट का कपड़ा कहते हैं एक तरीके से। तो उसे हम छोटे और रंगीन फूलों पत्तियों वाले छापे का एक तरीके से कपड़ा कहते हैं, तो इसे छिट कहा जाता था। सिट्ज, तो सिट्ज किससे संबंधित है? एक तरीके से रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापों से ये संबंधित है। ऑलराइट, तो 1680 के दशक में तक इंग्लैंड और यूरोप के छापे भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। एक तरीके से जो छापे वाले कपड़े हुआ करते थे, उस तरीके से इसमें एक तरीके से औद्योगिक क्रांति जो थी उसको बढ़ावा मिला, यानी कि कपड़े के व्यापार में। तो आकर्षक फूल पत्तियाँ, बारीक रेशें और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीप रेट पर जो यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कपड़े को इंडस्ट्रीज़ में बना रही थी। ऑलराइट, तो अपनी फैक्ट्री में जब वो अपने कपड़े का निर्माण कर रही थी तो कपड़े इतना ज़्यादा मतलब सस्ता होता था कि हर कोई इसे खरीद पाता था, और भारत भी उसी दामों पर खरीद पाता था। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों में बने परिधान पहनती थी। तो इंग्लैंड की महारानी भी देखिए, तो एक तरीके से इंग्लैंड की महारानी भी इसे पसंद किया करती थी। तो देखिए, तो बढ़ाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलमुंद के लिए किया जाता है। तो देखिए, तो बढ़ाना शब्द किससे संबंधित है? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाने वाली ये शब्दावली है। तो बढ़ाना शब्द किससे संबंधित है? आपने ये देख लिया होगा। तो बढ़ाना शब्द गले या सिर पर पहने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए कहा जाता था। तो ये शब्द हिंदी के यानी कि बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते हैं जिसमें बांधने और रंग साजी की विविधताओं से ही बनाया जाता है। तो बही में कहीं दूसरी तरफ के कपड़ों का भी जिक्र किया गया है जिनका नाम उनके स्थान के अनुसार लिखा गया है। तो कासिम बाजार, पटना, कोलकाता, उड़ीसा, चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापार प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों से भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग कपड़े की किस्म बनाई जाती थी। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो जैसे कि चित्र 4 में आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए, तो जामदानी बुनाई जो कि 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जामदानी बुनाई की शुरुआत कब हुई थी? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट जान लेते हैं। तो जामदानी एक तरीके की बारीक मलमल होता है जिस पर कांधे में सजावटी चिन्ह बुने होते हैं, और इसका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक तरीके से सबसे महंगा उस समय महंगी किस्म का कपड़ा हुआ करता था, क्योंकि इसमें सोने के तारों से जड़ाई की जाती थी। ऑलराइट, और ये देखिए, तो जैसे कि आप चित्र 5 में देख पा रहे होंगे, तो जो सोने की बुनाई यानी कि सोने के तार से बुनाई हुआ करती थी वो उत्तर प्रदेश में उस समय की जाती थी। कब की जाती थी? 20वीं शताब्दी में। तो देखिए, तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई यानी कि छिट, तो 19वीं सदी के मध्यम में इसे सोर्स से लिया गया है। तो ईरान और यूरोप में निर्यात होने वाले छिट का यह बढ़िया उदाहरण है। तो देखिए, एक तरीके से छिट का ये कपड़ा आप देख पा रहे होंगे जिसका आयात निर्यात
यूरोप और ईरान के देशों में हुआ करता था। ऑलराइट, और अब देखिए चित्र 6 में किस तरीके का, किस किस्म का ये कपड़ा है। तो बंडाना डिज़ाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। तो कपड़े के मध्य से गुजराती लकीर को देखें तो आप जानते हैं यह क्यों है। दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए हैं, यानी कि टाई एंड डाई। रेशमी कपड़ों के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया और बनाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। तो अधिकांश कहाँ पर ये कपड़े बनाए जाते हैं? राजस्थान और गुजरात में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसे बीच से सोने के तारों से सील दिया गया है। ऑलराइट, तो इसे क्या कहा जाता है? बनाना डिजाइन। अब देखते हैं यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। तो देखिए, तो भारतीय कपड़े ने यूरोपीय बाज़ारों में किस तरीके से क्रांति फैलाई। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशमी निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे, क्योंकि भारतीय कपड़ा एक तरीके से सबसे ज़्यादा प्रमुख सोर्स था अधिक से अधिक देशों का, क्योंकि अधिक से अधिक इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय। यानी कि औद्योगिक क्रांति संपूर्ण कपड़े के व्यापार से ही संबंधित है, क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत यहीं से ही होती है। अब देखिए तो किस तरीके से ये क्रांति बनती चली गई। तो अब जो लोग थे इसका विरोध करने लगे थे। तो इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छिट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित किया था। तो संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा गया जाता था। तो कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? एक तरीके से किससे संबंधित है ये? तो छापेदार सूती कपड़े व छिट के कपड़े से एक पाबंदी लगाने से कैलिको अधिनियम संबंधित है। ऑलराइट, तो उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे और भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में अंग्रेज की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण के विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे थे, और भारतीय कपड़ों के साथ की इस होड़ में वजह से ही इंग्लैंड में तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी सुधारों की भी ज़रूरत देखने लगी थी। फिर 1764 में जॉन के एक नए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। तो देखिए, तो 1786 में जो वास्प इंजन आपने सुना होगा, यानी कि एक तरीके से इसका निर्माण भी पूछ लिया जाता है कि वास्प इंजन का आविष्कार कब किया गया था। तो 1786 में रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा इसका वास्प इंजन का निर्माण किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था और जल्दी तैयार किया जा सकता था। तो इसके बावजूद दुनिया के बाज़ार पर भारतीय कपड़ों का दबाव 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार के बेहिसाब मुनाफा कमाया, और ये कंपनी भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजधानी की सत्ता मिल गई थी, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही, जैसा कि हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा था। तो इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ही किसानों और जमींदारों के राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से ही कपड़ा खरीदने लगी। तो एक तरीके से भारत का पैसा, यानी कि भारत के पैसों से ही भारत को अब लूटा जाने लगा था, क्योंकि जो राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लोगों से इकट्ठा कर रही थी, उसी से वो कपड़ा खरीदती थी और उसे ही अपने देश में बेच दिया करती थी। यानी कि उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहीं से कर दिया करती थी और वहीं से ही वो मुनाफा कमा लिया करती थी। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 गुना फ़ायदा हो रहा था, पहला तो राजस्व से और दूसरा व्यापार से। ऑलराइट, तो अब देखते हैं चित्र में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, तो स्पिनिंग जेनी क्या है? तो एक ऐसी मशीन है जिससे एक कामगार और एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। ऑलराइट,
तो चित्र 7 में क्या बताने की कोशिश की गई है, तो कोचिंग स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में। तो जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला तो विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। तो कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई और बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। तो जैसे कि आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, तो किस तरीके से समुद्र के किनारे यानी कि समुद्र के तटों पर बस्तियों को बसाया जाने लगा, क्योंकि व्यापार जो था वो अब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसे एक प्रमुखता जो लोग थे वो देने लगे थे। जैसे कि वर्तमान समय में भी होता है कि अधिकतम फैसिलिटीज़ यानी कि अधिकतम फैसिलिटीज़ आपको वहीं पर ही मिलेगी जहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छा होगा, यानी कि जहाँ की मार्केटिंग अच्छी होगी, उसकी ज़मीनी वैल्यू भी अच्छी होगी। ऑलराइट, जैसे कि आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों पर आपको अगर ज़मीन का रेट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता देखने को मिलता है, परंतु अगर आप दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली में ज़मीनी यानी रेट देखेंगे मेन मार्केट में, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा वैल्यू उसकी है। तो एक तरीके से जहाँ की मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है तो उसके क्षेत्रीय रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से लोगों ने बस्तियों के निर्माण यहाँ पर भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि व्यापार के यहीं से सोर्स थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो 18वीं शताब्दी के आखिर में बुनाई के मध्य केंद्र कहाँ थे, तो अब देखिए। तो जैसा कि आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, तो देखिए, तो जहाँ पर ये स्टार बनाए गए हैं तो ये सफ़ेद स्टार बनाए गए हैं। तो सफ़ेद के लिए स्टार बनाए गए हैं, चेवोर धारीदार के लिए ये बनाया गया है, सिट्ज के लिए आपको ये बनाया गया है और सिल्क के लिए त्रिभुज बनाया गया है। तो आप इसे पॉज करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार आप अगर आप ये मानचित्र देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं तो चित्र 8 में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो बुनाई के केंद्र, तो 1500 से लेकर 1750 तक के इसमें आप केंद्र देख सकते हैं कि किस किस तरीके से बुनाइयों के केंद्र थे। तो अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। तो देखिए, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि बंगाल। तो बंगाल उस समय यानी कि जब 1750 में, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे सकता है कि 1750 में, यानी कि या दे सकता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था हमारा बंगाल। और साथ ही साथ कौन कौन से क्षेत्र थे, 4 क्षेत्र हमारे सबसे प्रसिद्ध थे। डेल्टा की असंख्य नदियाँ से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से बेच सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बनने ही शुरू हुई थी। ऑलराइट, यानी कि अभी भी वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए इतने अच्छे संसाधन नहीं थे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तब ही मतलब एक तरीके से रेल का निर्माण हुआ था। तो आपको पता है कि पहली जो रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने चली थी। ऑलराइट, तो 34 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस था, परंतु इस बीच में अभी भी रेल का जो था वो निर्माण नहीं हुआ था, एक तरीके से रेल का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इसलिए हमारे पास आयात निर्यात करने के लिए इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे। यानी कि अभी भी जो आयात निर्यात कराया जा रहा था वस्तुओं का, वो समुद्री जहाज़ों के द्वारा ही कराया जा रहा था। तो देखिए, पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश स्थित ढाका और 18वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादक क्षेत्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदनी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। तो देखिए, तो पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश उस 18वीं शताब्दी में बांग्लादेश जो था वो किस उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो मलमल और जामदनी बुनाई के लिए ये प्रसिद्ध था। तो यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। तो कहाँ पर स्थित थे, गुजरात में ये स्थित थे। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारे पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो कल हम लोग मिलेंगे एक नए पार्ट 2 के साथ। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऑलराइट, तो आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए होमवर्क भी है, और आपको
इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए जो कि यूपीएससी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ख़ास भी है आप लोगों के लिए। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे या नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, महात्मा गांधी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में द पैसिव रेजिमेंट एसोसिएशन का सर्वप्रथम निर्माण निम्नलिखित में से किसके आरंभ किए जाने के विरुद्ध अभियान संगठित करने के लिए किया था? तो पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए है पॉल टैक्स, ऑप्शन बी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी भारतीय व्यवसायियों के विरुद्ध विधान, ऑप्शन डी भारतीय को मताधिकार से वंचित करने हेतु विधान। ऑलराइट, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन की कार्यसूची क्या थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, भारत की सांप्रदायिकता समस्या का समाधान खोजना, भारत के शोषित वर्गों की समस्याओं का समाधान खोजना। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनका ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।